नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत उधम सिंह नगर जिले के जसपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में नवनिर्मित ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज पाल, जसपुर विधायक आदेश चौहान मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में उन्होंने जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड और जल्द ही डॉक्टरों की नियुक्ति की घोषणा की। आप देख रहे होंगे कि जसपुर में हम लोग 50 बेड का ये हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम का आज हमने उद्घाटन किया है और इस सिस्टम से क्या होगा कि जितनी भी जांचें होंगी, जो हमारी लैब है, उनको अब काशीपुर और रुद्रपुर नहीं भेजना पड़ेगा। सारा सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। लगभग 50 लाख रुपए हमने इसके लिए दिए। दूसरा, यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। तीसरा, हम 280 डॉक्टरों की पूरे प्रदेश में और नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, ताकि जहाँ भी संविदा के डॉक्टर हैं या बॉन्डेड डॉक्टर हैं, अब हम नियमित डॉक्टरों की तरफ जा रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि हमारे प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी थी, वो 2027 तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे 400 बच्चे, कोई 2025 में पास आउट होगा, कोई 26 में पास आउट होगा और कोई 27 में पास आउट होगा। तो मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड में अब डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। मैं पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब यहाँ पे लगभग 650 पेशेंट डेली हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं। हमने यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं और अब ये भी कर रहे हैं हम कि बाहर से कोई डॉक्टर अगर दवाई लिखता है तो उसके खिलाफ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता वसीम अहमद से। वसीम, जिस तरीके से मंत्री धन सिंह रावत जसपुर पहुंचे और पब्लिक हेल्थ यूनिट का लोकार्पण किया है, क्या कुछ इस यूनिट में खास है? जी, मैं आपको बता दूं, मंत्री धन सिंह रावत जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में आए थे। वहीं अगर बात करें, बड़ी समस्या जसपुर की जनता के लिए थी कि पिछले 10 वर्ष से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं था। वहीं उन्होंने एक घोषणा की है कि जल्दी ही जसपुर को एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिलेगा। बात करें बेडों की, तो जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 30 बेड थे, जो कि अब मंत्री जी की घोषणा के बाद में 50 बेड जसपुर को मिलेंगे। एक बड़ी राहत जसपुर की जनता को मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल वसीम, जिस तरीके से मंत्री ने ऐलान किया है, घोषणा की है कि जो 50 बेडों का अब अस्पताल किया जाएगा, तो ये कब तक काम शुरू किया जाएगा? क्या कुछ इस पर अपडेट देखने को मिला है, जानकारी मिल पा रही है? जी, माननीय मंत्री जी का साफ तौर से कहना है कि जल्दी ही इसमें जो सरकार द्वारा नियुक्ति है, चाहे डॉक्टरों की हो चाहे बेडों की हो, जल्दी ही इसे करा दी जाएगी। और जो पहले जो हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ हैं, वो भी दवाइयाँ हॉस्पिटल के अंदर मिलेंगी। बाहर की दवाई कोई भी डॉक्टर नहीं लेगा। और बात करें अगर जांचों की, तो जांचें जो बाहर से होती थी, जो जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में नहीं थी, अब वो जसपुर के लिए एक बड़ी राहत बनती हुई नजर आ रही है कि सारी जांचें जसपुर में स्वास्थ्य केंद्र में होंगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद वसीम हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने सीएम धामी का आभार जताते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में उन्होंने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए मामले की सीबीआई जांच की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो तरह तरह की भ्रामक बातें कर रहे हैं। शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने कभी पारदर्शिता नहीं दिखाई। बीजेपी सरकार जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करती है और गलती होने पर जनता से सुझाव लेकर सुधार भी करती है। आगे उन्होंने कहा कि सीएम ने इस मुद्दे को पहले ही समाप्त कर दिया है और अब सरकार पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रदेश के युवाओं की मूल भावनाओं को समझा और उनकी मूल भावनाओं के अनुरूप उनको स्पष्ट कर दिया कि हम इसमें सीबीआई जांच कराएंगे। अब उनके पास कुछ रहा नहीं।
अब उनके पास कुछ रहा नहीं है। अब वो तो भांति भांति की बातें और अनाप शनाप बातें करेंगे ही। हम तो कांग्रेस के मित्रों से एक बात कहना चाहते हैं कि आपने तो बहुत लंबे टाइम तक इस प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के अंदर काम किया है, पूरे देश के अंदर काम किया है, तब क्यों पारदर्शिता नहीं थी? आज तो बहुत स्पष्ट है, हम स्वीकार करते हैं इस बात को कि हमारे माध्यम से अगर कोई गलती होती है तो हम एक्सेप्ट करते हैं जनता के सामने जा कर के, और जनता से सुझाव लेके जनता के भावनाओं के अनुरूप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये तो ढीठ टाइप के होते थे, ये तो ये भी नहीं सुनते थे तब, जब इनका समय था तो सुनते तक नहीं थे किसी की। तो ये सब मिथ्या है, ये सब इनके सर, ये सिर्फ ये गुमराह करने वाली बात है, लोगों को मिसगाइड करने वाली बात है। इस बात को हमारा युवा और पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन से इस बात को बोला है। ये कार्रवाई बढ़ चुकी है। हमने इसमें और कई कमेटियां इस तरह से गठित की हैं जो स्पष्ट और पारदर्शिता के साथ काम भी, और अन्य एजेंसियां भी करेंगी। ये सब बकवासबाजी है। मैं कांग्रेस के इस बयान पे मैं कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई इनका मुद्दा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला कलेक्ट्रेट भवन में लगे साप्ताहिक जनता दरबार में कुल 65 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनकी सुनवाई स्वयं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने की। उन्होंने बताया कि अधिकांश शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित थी, जिसमें भूमि पैमाइश और नामांतरण जैसे समस्याएं शामिल हैं। इसके अलावा बिजली, राशन और अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें भी सुनी गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक शिकायत का त्वरित और संतोषजनक समाधान किया जाए। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को भी नियमित समीक्षा की जाए ताकि जनता की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण हो सके। देखिए, प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें कि अभी तक 65 शिकायतें दर्ज की गई हैं, और इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें दर्ज हुई थी उसका भी रिव्यू किया गया। और इसके अतिरिक्त 9 नवंबर को जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है, उसके क्रम में जो विभागों के द्वारा तैयारियां की गई हैं उसके भी हमने समीक्षा करी है। जो मुख्य रूप से शिकायतें आई हैं उसमें कुछ शिकायतें राजस्व विभाग से लेकर थी, जिसमें अवैध कब्जा या पैमाइश के प्रार्थना पत्र थे, और कुछ शिकायतें थी बिजली आदि के संबंध में थी, और कुछ शिकायतें राशन से संबंधित या फिर समाज कल्याण से संबंधित थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दिए गए हैं। कई ऐसी शिकायतें थी जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जिसमें कि विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके पर ही उनकी जो भी पत्रावली हो उसका परीक्षण करके शिकायतकर्ता को अवगत कराएंगे। रानीखेत के जैनोली सैमधार में मिलनसार महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं महोत्सव में अल्मोड़ा से आई टीम ने शानदार प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। महोत्सव के अध्यक्ष उर्मिला मेहरा ने कहा कि क्षेत्र के बच्चों और महिलाओं को प्रमोट करने के लिए ये एक अच्छा कार्यक्रम है। वहीं विधायक प्रमोद नैनवाल ने कहा कि पिछले 4 सालों से मिलनसार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों से क्षेत्र में जागरूकता आती है और उत्सुकता भी रहती है। साथ ही उन्होंने आयोजक मंडल की सराहना की है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी, और बहुत मनोबल बढ़ा जब मैंने आपको देखा। 2022 से मिलनसार महोत्सव कर रहे हैं अपने क्षेत्रीय बच्चों को, कलाकारों को प्रमोट करने के लिए, अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और एक एजुकेशनल प्रोग्राम है ये, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है और बहुत मेहनत लगती है। आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके जरिए अगर हमारी बात जाएगी तो निश्चित रूप से हमको ऐसे कामों में हेल्प मिलेगी। मैं आज यहाँ पर अल्मोड़ा से भी 2 टीमें आई हैं, उनके लिए भी कहना चाहूँगी कि बहुत मेहनत लगती है। उनको किराया हमने देना होता है, जो कि कम से कम 40-50 हज़ार रुपये हमारा खर्चा लगता है। टेंट की व्यवस्था होती है, खाने पीने की होती है, सब चीज़ करते हैं। लेकिन आज माननीय विधायक जी ने भी 1,51,000 की घोषणा की है, तो कुछ राहत की सांस ली है मैंने कि हम निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम कर पाएंगे, और लगातार चल रहा है 2022 से। यहाँ की सामाजिक कार्यकर्ता बहन उर्मिला मेहरा जी द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा मिलनसार महोत्सव पिछले 4 सालों से यहाँ पर मनाया जा रहा है। बहुत ही शानदार, क्षेत्र में बहुत ही इसके प्रति जागरूकता भी है और बहुत उत्सुकता भी है। जिस प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम को करके लोगों को अपनी जड़ों की ओर वापस भेजा जा रहा है, किया जा रहा है, जिस प्रकार यहाँ की जो समस्याएं हैं इनको उकेरा जा रहा है, तो जिस प्रकार देशभक्ति से लेकर के तमाम उत्तराखंड की जो जनजीवन है उसको दर्शाया जा रहा है, ये बहुत शानदार प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। थराली में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में सेना की कैंटीन के हवलदार रविंद्र कुमार नाथ को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी हवलदार रविंद्र कुमार नाथ ने नाबालिग से छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 74 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता मोहन गिरी से। मोहन, जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली है, बीते दिनों सोशल मीडिया पर यह काफी ज्यादा वायरल हुआ था मामला जिसमें नाबालिग से छेड़छाड़ की गई और अब कार्रवाई देखने को मिली है, आगे क्या कुछ देखने को मिल रहा है? मोहन, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क किसी वजह से नहीं हो पा रहा है। ये खबर आपको बताई जा रही है जहां नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सुर्खियों में आया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई है धारा 74 के तहत और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और आरोपी हवलदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला सुर्खियों में आया जब नाबालिग की मां ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया और इसी के साथ थाने में तहरीर भी दी गई, जहां सेना की कैंटीन के हवलदार रविंद्र कुमार नाथ को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके ऊपर नाबालिग से छेड़छाड़ की धाराओं में 74 धारा और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। थराली से आपको खबर बताई जा रही है जहां एक हवलदार ने बीते दिनों एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद उसकी मां ने पुलिस थाने में और वीडियो बनाकर भी इस मामले को उजागर किया था, जिसके बाद अब कार्रवाई देखने को मिली है और धारा 74 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और आरोपी हवलदार रविंद्र कुमार नाथ को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। थराली में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में सेना की कैंटीन के हवलदार को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कालाडूंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकलुआ बाजार में पेंट की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुकान से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत शोर मचाकर आसपास के लोगों को सतर्क किया। वहीं दुकान के अंदर पेंट, थिनर, ब्रश और अन्य ज्वलनशील पदार्थ बड़ी मात्रा में होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही कालाडूंगी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकान का अधिकांश सामान जलकर खाक हो चुका था। उत्तराखंड के चमोली स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आखिरी समय में भी काफी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। चमोली जनपद के उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी में स्थित गुरु महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित सिख धर्म आस्था केंद्र श्री हेमकुंड साहिब धाम के कपाट आगामी 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। देश दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र गुरुद्वारे में आज भी गुलाबी ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं ने पवित्र अमृत सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और गुरुद्वारे की अरदास से निहाल हुए। 25 मई 2025 से शुरू हुई श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा अब समापन समारोह पर जा रही है। 3 दिन शेष बचे हैं और हजारों श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को इस साल की यात्रा का समाप्ति समारोह है। गढ़वाल स्काउट्स का बैंड, पंजाब के रिटायर्ड आर्मी पर्सन का बैंड और साथ ही 418 इंडिपेंडेंट इंजीनियर आर्मी के कोर जवान इस शोभा यात्रा को, यात्रा समापन को अपनी शमूलियत देकर 4 चांद लगाएंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन कमेटी की तरफ से कपाट बंदी को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम स्वरूप देने की कवायदें तेज कर दी गई हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी श्री हेमकुंड साहिब के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने भी श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के संबंध में बताया। इस वर्ष अब तक करीब 2,70,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका है। इस साल लगभग अभी तक 2,70,000 यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करके जा चुके हैं। समापन समारोह में देश विदेश से अलग अलग विदेशों से भी संगत पहुंच रही है और उसी दिन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट सरदार नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा भी सभी आई हुई संगतों का धन्यवाद करेंगे और यात्रा समापन के दृश्य में वो भी शामिल होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
कपाट बंदी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है। 10 अक्टूबर को कपाट बंद होने के अवसर पर देश विदेश से संगतें गुरु महाराज जी के दरबार में हाजिरी देने पहुंचेंगे। साथ ही सेना और पंजाब से बैंड के साथ ही श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष भाई नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा कपाट बंदी समारोह के दौरान शरीक होने वाले सभी श्रद्धालुओं का आभार भी व्यक्त कर श्री हेमकुंड साहिब जी की इस 2025 वर्ष की यात्रा के समाप्ति की घोषणा भी करेंगे। चमोली से संजय कुंवर की रिपोर्ट। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। हरिद्वार के लक्सर में एक परिवार कई महीनों से लापता बेटे की तलाश में जुटा हुआ है और पुलिस प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है, जिससे परेशान काफी चिंता में है। हरिद्वार में लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र के गिद्दावाली गांव का एक परिवार पिछले 8 महीनों से लापता बेटी के तलाश में दर दर भटक रहा है। परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन लंबे समय बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होने से अब परिजनों में गुस्सा है। माँ बाप और बहन लौट आने की आस में हर दिन तड़प रहे हैं। हाँ जी, मेरा बच्चा 3 फरवरी से गायब है जी, 8 महीने हो गए। मेरा पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं सारे में भटक रहा है जी, दर दर मन और तो और अपनी चप्पल भी तोड़ ली थाने के चक्कर लगा कर। और मतलब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। 8 महीने हो लिए जी पूरे, और मैं बहुत परेशान हूँ साहब, ढेर परेशान हूँ बच्चे के बिना। मैंने रात दिन एक रखी, मैं वहाँ भी चला गया जहाँ नहीं जाना था, लेकिन मेरे बच्चे का जो है कोई चीज सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका बेटा 28 वर्षीय हरीश 3 फरवरी से लापता है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। परिवार का कहना है कि कई बार थाने के चक्कर काट चुके हैं, मगर पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। थक हार कर अब उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस कैसा जी, 3 फरवरी से ये लापता है। 3 फरवरी को ही हम थाने में गए थे और 3 फरवरी को हमने जा करके वहाँ पे जो भी था अपना सारा लिखवा दिया, वहाँ पे दर्ज करा दिया जो भी मामला था। उसके बाद में पुलिस ने हमें कहा कि ठीक है कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में आज 8 महीने हो गए। 8 महीने के बाद में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस प्रशासन द्वारा। कोई भी कार्रवाई, एक बोल देते हैं ना कि जरा सी कार्रवाई, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ पे घर परिवार में इतना बुरा हाल है। अकेला बच्चा था, ठीक है, माँ बाप का उसका तड़प तड़प के बुरा हाल है, बहन है वो रो रो के यहाँ पे, मतलब कि इतनी स्थिति बेकार रहेगी। और पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है बिल्कुल भी। जहाँ पे कोई बोल देता है वहाँ पे हम खुद चले जाते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी यहाँ पे पुलिस के बाहर 10 बार जा लिए, 50 बार जा लिए, कोई गिनती नहीं है। जा जाके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। उसकी तरफ से कोई भी हमें कार्रवाई अब तक की दिखाई नहीं दी है। मैं धामी सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि किसी से कहे अपने प्रशासन को ये सब बोल करके जो भी है वहाँ पे हमारी जो है कार्रवाई हमारी पूरी हो, हमारा बच्चा जो है घर से कुशल वापस आ जाए। इधर सीओ लक्सर नताशा सिंह ने बताया कि मामले को गुमशुदगी से अपहरण में दर्ज करा लिया गया है। पुलिस ने जांच तेज कर दी और बताया कि लापता युवक को रायसी और जिला बिजनौर के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। युवक की खोज के लिए टीमें लगातार प्रयासरत है। ये खानपुर थाना क्षेत्र में गिद्दोवाली गांव का एक मामला है, जिसमें एक बच्चा 3 फरवरी 2025 को लापता हुआ था। 4 तारीख को उसकी गुमशुदगी दर्ज करी गई। पुलिस द्वारा इसमें विवेचना प्रचलित है। मुकदमा अपहरण में दर्ज है। इसमें जो बच्चा है वह दिखाई दे रहा है रायसी थाना क्षेत्र, जो लक्सर थाना क्षेत्र में आता है, उसमें बच्चा जाते हुए भी दिखा है। अनेकों सीसीटीवी के माध्यम से जांच करी गई है और बच्चे को निरंतर जो पुलिस है वो प्रयास कर रही है कि उसको बरामद किया जाए। साथ ही साथ इसमें जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें भी पुलिस टीम भेजी गई है और बिजनौर के जो डीसीआरबी है वहाँ पे भी देखा गया है और अनेकों जो प्रपत्र हैं वो डीसीआरबी से खंगाले गए हैं और निरंतर पुलिस प्रयास कर रही है कि इसमें जो बच्चा है उसको बरामद किया जाए। पुलिस के मुताबिक यूपी के बिजनौर में हरीश को देखा गया। दावा है कि जल्द ही पुलिस को सफलता मिलेगी।
फिलहाल यह सवाल है कि पुलिस कब तक लापता बेटे को ढूंढ पाती है या फिर यूं ही अपने बच्चे के इंतजार में यह परिवार तड़पता रहेगा। HNN 24/7 के लिए हरिद्वार के रुड़की से प्रवेश राय की रिपोर्ट। चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक हार्दिक भट्ट ने मेडिकल स्टोर मालिकों को निर्देशित किया कि 5 साल से कम आयु के बच्चों को बिना चिकित्सक की सलाह के किसी भी प्रकार की खांसी या जुकाम की दवा ना दी जाए। उन्होंने बताया कि अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन और ड्रग कंट्रोलर तजबर सिंह जग्गी के निर्देशन में जिले में की गई छापेमारी के दौरान 4 कप सिरप के नमूने एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कनखल थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमर गर्ग ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि कनखल में गोलीबारी और चेन स्नेचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि छोटे गिरोह भी पनप रहे हैं और हाल ही में एक गोलीबारी की घटना में 18 साल के व्यक्ति की मृत्यु हो गई। नैनीताल के डीएसए मैदान में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने शस्त्र पूजन किया। संघ की स्थापना 1925 में विजयदशमी यानी कि दशहरे के दिन हुई थी। इस दौरान संघ के सदस्यों ने विधि विधान से शस्त्रों का पूजन किया। संघ के 100 स्थापना दिवस कार्यक्रम को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का कार्य किया है, बल्कि समाज में एकता और जागरूकता का संदेश दिया है। संघ का आप सभी को जानकारी के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं संघ को, तो शताब्दी वर्ष के निमित्त ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और वैसे तो विजयादशमी का उत्सव हम हर वर्ष मनाते हैं, परंतु इस वर्ष उत्साह से और अधिक मना रहे हैं क्योंकि यह 100 वर्ष पूर्ण होने का कार्यक्रम। जी, यहाँ से पथ संचलन जो बाजार से होते हुए नैनीताल के बाजार में नीचे माल रोड से होते हुए GGIC नैनीताल जो अपना तल्लीताल में है वहाँ तक रहेगा। वहाँ कार्यक्रम का समापन वर्ष भर इस निमित्त हम बहुत सारे कार्यक्रम मनाने वाले हैं। ये वर्ष के प्रारंभ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।